वक्री ग्रह क्या कभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं? किसी को आपने देखा हो कि बहुत सारे ग्रह उनकी कुंडली में वक्री हों और वो बड़ी अच्छी पावर पे, बड़ी अच्छी पोजीशनिंग पे पहुंच गए हों। वक्री तो प्रभाव को वो कम या ज्यादा करता है। अगर किसी कुंडली के अंदर, जैसे मैंने कहा कि अगर नीच का ग्रह कोई वक्री है तो वह उच्च जैसे परिणाम देता है, तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, खराब कैसे होगा। अगर शनिदेव वक्री हो जाए तो पहली बात तो ये कि जब वो काम अपना कोई आदमी शुरू करेगा तो वो बहुत बढ़िया ढंग से लंबे चौड़ा, मतलब अगर उसे ऑफिस चाहिए तो बड़ा ऑफिस चाहिए। अच्छा। सब चीज चाहिए तो बड़ी चाहिए, दिखावे वाली चाहिए, सब कुछ। पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है अगर किसी का बुध रेट्रोग्रेड है कुंडली में? मान लीजिए कि अष्टम भाव के अंदर है, हो सकता, और विषांश के अंदर भी बुध, विषांश में भी अष्टम भाव में ही है और लग्न वर्ग उत्तम हो। इस प्रकार की स्थिति के अंदर हो सकता है कि वह गणेश जी की आराधना पिछले जन्म में की करता हो और वो पूरी ना हुई हो, वो सिद्धि ना हो पाई हो, तो ईश्वर ने एक मौका दिया है कि चलिए इस जन्म में कर लीजिए। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। कई बार हम जब कुंडली दिखाने जाते हैं ना, तो पंडित जी हमें एक बात बोलते हैं बड़ी लेमन लैंग्वेज में कि आपके ग्रह तो उल्टे चल रहे हैं, कुछ ग्रह ना उल्टे चल रहे हैं। तो ये उल्टा चलना ग्रहों का क्या होता है? इसको ना वक्री चाल कहते हैं ग्रहों की। जो ओरिजिनली एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज है उसमें इसको वक्रत्व कहते हैं ग्रहों का। तो वक्री ग्रह क्या हमेशा खराब होते हैं या ये अपॉर्चुनिटी भी होते हैं? वक्री ग्रह कुंडली में कैसे देखे जाते हैं? कौन कौन से ग्रह होते हैं जो कुंडली में वक्री हो सकते हैं, कौन से ग्रह हैं जो नहीं होते हैं? जो ग्रह वक्री हैं उनका हमारी पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है? आज हम इन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आर.पी. शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों ने अभी तक अपनी कुंडली, अपना जो बर्थ चार्ट है वो खोल लिया होगा। वो कैसे पहचाने कि उनके चार्ट में कोई ग्रह वक्री है भी या नहीं? देखिए, क्या है कि जब कुंडली का, आजकल तो सब लोग प्रिंट आउट ही लेते हैं, कुंडली का दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स हैं, और जब आप प्रिंट आउट लेते हैं तो उसमें एक होता है ग्रह स्पष्ट होता है। ग्रह स्पष्ट का मतलब ये है कि ग्रह वह कौन सी राशि में है और उसका लॉन्गिट्यूड क्या है वो उसके अंदर दिया होता है, और साथ ही साथ उसकी अवस्था भी होती है। अवस्था का अर्थ ये है कि ग्रह क्या वह उदय है या अस्त है, एक बात, और दूसरा ये कि क्या वह मार्गी है या वक्री है। यह ग्रह स्पष्ट में लिखा होता है। और कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर तो जो कुंडली, जो चार्ट बना होता है, जो 12 जो भाव बने होते हैं, उसके अंदर ही ग्रह के साथ कोई एस्ट्रिक लगा होता है या कहीं पर आर लिखा होता है, जिसका के अर्थ ये है, एस्ट्रिक के बाद नीचे लिखा होता है कि एस्ट्रिक का मतलब रिट्रोग्रेड है, आर का मतलब रिट्रोग्रेड होता है, रिट्रोग्रेड का मतलब वक्री होता है। वक्री का मतलब ये नहीं कि ग्रह उल्टे चल रहे हैं। देखिए, क्या है कि ये आप रिलेटिव टर्म है, ये रिलेटिव टर्म है। कहने का मतलब, जैसा कि मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूं कि यदि आप किसी फास्ट या सुपर फास्ट ट्रेन में बैठे हुए हैं और मालगाड़ी साथ में चल रही है, तो मालगाड़ी को ओवरटेक करती है गाड़ी, जो सुपर एक्सप्रेस गाड़ी होगी या फास्ट जो ट्रेन होगी, जैसे मान ली राजधानी है, तो वो उसको ओवरटेक करेगी। जब गाड़ी उसको ओवरटेक करती है तो मालगाड़ी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो पीछे जा रही है, पर वास्तव में वो पीछे नहीं जाती, तो आगे जा रही है, चलती है, आगे ही रही है। उसकी गति थोड़ी धीरे हो जाती है। और यही हिसाब किताब ग्रहों के साथ है कि ग्रह वो चलते तो सीधे ही हैं, पर यह है कि रिलेटिव टर्म जो है, रिलेटिवली वो धीरे हो जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो उल्टे दिशा में जा रहे हैं, और इसीलिए उसको वक्री चाल कहा गया है। ओके सर, कुंडली में कौन कौन से ग्रह हैं जो वक्री होते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि सूर्य चंद्रमा जो हैं वो कभी वक्री नहीं होते हैं। इनके अलावा कौन से ग्रहों की क्या कंडीशन होती है? देखिए, जो आउटर प्लैनेट्स हैं, मतलब जैसे मंगल है, आप समझिए, गुरु है, शुक्र है, शनि है, और इनर प्लैनेट्स में जैसे मरकरी है, ये जो हैं वक्री होते हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा, जैसा आपने कहा है, वो वक्री नहीं होते हैं। और इस जो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि,
ये 5 ग्रह ये वक्री होते हैं। राहु केतु तो हमेशा अब स्वभावगत हमेशा ही वो वक्री रहते हैं, हर किसी की कुंडली में, हर किसी कुंडली में वक्री ही होते हैं। एक एक करके सर समझते हैं हाँ। हर ग्रह का वक्री होने का क्या मतलब है। और मैंने सुना है कि इससे पर्सनालिटी भी कहीं डिकोड होती है अगर कोई ग्रह आपके कुंडली में वक्री है। तो सबसे पहले बुध को ही ले लूंगी, राजकुमार माना जाता है उनको नवग्रहों में। बुध अगर किसी की कुंडली में रेट्रोग्रेड है या फिर वक्री है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, इससे पहले ये समझना एक्चुअली ज़रूरी है कि जो वक्री जो ग्रह है जो कुंडली के अंदर जन्म के समय जो ग्रह हैं जो वक्री हैं, असल में वो वक्री क्या डिनोट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है। असल में क्या होता है कि पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं, कुछ कर्म उसके अंदर जो है पूरे हो गए, ध्येय हमारे या मिशन है वो हमारे पूरे हो चुके। कुछ मिशन ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए, जो मिशन अधूरे रह गए, जो पूरे नहीं हुए, तो वो भगवान जो है ईश्वर एक मौका और देता है इस जन्म में कि आप उन कर्मों को, उन मिशन को, उन जो भी आपके मिशन है, उन प्रयोजन है, उनको आप पूरा कर सकते हैं इस जन्म में। एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसी प्रकार से जैसे आपने एक प्रश्न किया है कि बुध यदि वक्री है तो उसका आदमी के स्वभाव पे क्या फर्क पड़ेगा, अब इसको समझने की जरूरत है। देखिए, स्वभाव जो है गुरु जो सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि जो ग्रह है वह रिप्रेजेंट क्या करता है, वह कुंडली के अंदर क्या दर्शाता है, वह किस किस चीज का कारक है, ये बात समझना जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि बुध जो होता है वह भाई बहन का कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि जिसकी कुंडली में बुध वक्री हो, शुरू में यानी बचपन में और कुछ हद तक जवानी के अंदर भी भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, पर धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन संबंधों में थोड़ी सी नीरसता आती रहती है। संबंध जो है वो कमजोर होते चले जाते हैं समय के मुताबिक। तो एक ये भी होता है, और दूसरी बात यह है क्योंकि यह कम्युनिकेशन का भी कारक होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है ओरल एंड रिटन, दोनों कम्युनिकेशन होते हैं, यानी बोलचाल की बात भी है और लिखने के अंदर पहले पत्र लिखा करते थे, आजकल तो ईमेल लिखते हैं। तो और या फिर वो व्हाट्सएप वगैरह, ये भी एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो ये जो कम्युनिकेशन के अंदर आदमी जो है कई बार लगता है उसको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता। ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ड्राफ्ट किया, कोई मैसेज ड्राफ्ट किया है, बाद में लगता है भेजने के बाद ये कहीं गलती तो नहीं हो गई मेरे से, चलिए मैं इसको दोबारा देखता हूँ। दोबारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको फिर अलग अलग ढंग से उस मैसेज को, उसका इंटरप्रिटेशन, उसके बारे में सोचा जाता है कि क्या वो सही है या गलत है। यानी कि आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को ये दर्शाता है कि कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, या अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट आप कह सकते हैं, अपने ऊपर ही जो संदेह होना शुरू हो जाता है, यह बुध के अंदर इस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, आमतौर पर। पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है अगर किसी का बुध रेट्रोग्रेड है कुंडली में? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मान लीजिए सपोज किसी की कुंडली में इस बारी अब इस जन्म के अंदर बुध वक्री है, और वो सपोज मान लीजिए कि अष्टम भाव के अंदर है, हो सकता, और विषांश के अंदर भी बुध, विषांश में भी अष्टम भाव में ही है और लग्न वर्ग उत्तम हो। इस प्रकार की स्थिति के अंदर हो सकता है कि वह गणेश जी की आराधना पिछले जन्म में की करता हो और वो पूरी ना हुई हो, वो सिद्धि ना हो पाई हो, तो ईश्वर ने एक मौका दिया है कि चलिए इस जन्म में कर लीजिए। लग्न वर्गोत्तम का क्या मतलब है सर? कि जो लग्न यहाँ पे स्ट्रांग है, लग्न हाउस या लग्न प्लैनेट, वो D9 में भी हो? नहीं, मैंने बोला विंशांश। देखिए क्या है कि लग्न चार्ट तो एक होता है, यानी कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा के अंदर कौन सी लगन उदय हो रही है, वो आपका एसेंडेंट है, वो आपकी लग्न होती है। पर वो लग्न तो 2 घंटे रहती है। अब 2 घंटे में तो बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते। तो हमारे भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष के अंदर इसको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसको फिर बांटा गया, इसका वर्गीकरण किया गया, और पराशरी ज्योतिष के अंदर षोडश वर्ग की जो है उसके जो है संकल्पना की गई कि 16 प्रकार के उन्हें वर्ग बताए गए,
और जिसको अंग्रेजी के अंदर अब D9 अब नवांश के लिए बोलते हैं, D10 कह देते हैं, D16 है, D20 चार्ट है, D24 है, D30 है, D36, ये अलग अलग D40, D45, ये अलग अलग प्रकार के ये चार्ट जो हैं, चार्ट का मतलब क्या है, ये D9 का क्या अर्थ है, D9 या नवांश का क्या अर्थ है, या सप्तांश है उसका क्या अर्थ हुआ, चतुर्थांश है उसका क्या अर्थ है। देखिए ये जो संख्याएं दी गई हैं, चतुर्थ हो, सप्त, नव, नवांश मतलब दशमांश, द्वादांश, ये जो संख्याएं दी गई हैं, और अंश मायने डिवीजन, यानी कि वो जो एक 30 डिग्री की जो लग्न है या कोई भी भाव जो 30 डिग्री का है उसके उतने जो है डिवीजन कर दिए गए। यानी कि 30 डिग्री की जो लग्न है, अगर मान लीजिए हम D10 कहें, दशमांश है, तो यानी 3 डिग्री का एक अंश होगा उसके अंदर। अब नवमांश के अंदर 3 डिग्री या 20 मिनट का जो है अंश हो सकता है। इसी प्रकार से जब साष्ट्यांश की बात करेंगे, 60 जिसके डिवीजन हो गए हों, तो ये पता लगेगा कि वो हर आधा मिनट के अंदर ही कुंडली चेंज हो रही है, क्योंकि वो तो 30 डिग्री की है, साष्ट्यांश तो 60 अंश हो गए उसके। तो इतना सूक्ष्म जो है हमारा वैदिक ज्योतिष है, यानी कि जब हम डिवीजन की बात करते हैं। और जहाँ तक बात वर्गोत्तम की है, वर्गोत्तम का अर्थ क्या होता है कि जब लग्न चार्ट और डिविजनल चार्ट दोनों की लग्न एक जैसी हो, उसे वर्गोत्तम कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो बुध का आपने बता दिया सर, बृहस्पति पे चलते हैं। बृहस्पति अगर किसी का कुंडली में रेट्रोग्रेड हो, उसका क्या मतलब है, पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है, दोनों बताइए। देखिए गुरु यह विद्या का कारक है, यह ज्ञान का कारक है, यह विवेक का भी कारक है, इससे शिक्षा मिलती है, यह गुरु को भी दिखाता है। यह अग्रजन जो है, अग्रजन मायने बड़े लोग जो हैं परिवार में, समाज में, ये उनके प्रति उनका संबंध किस प्रकार का है वह उनको भी बताता है। गुरु मायने बड़ा, वो गुरु भी हो सकता है, मतलब मूर्त गुरु जिस कह सकते हैं, या परिवारजन जो बड़े हैं वो भी उसी से रिप्रेजेंट होगा। बड़े लोग मतलब गुरु का मतलब बड़ा। गुरु यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है, शिक्षा और ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, शिक्षा और ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो बड़े भाई बहन के लिए तो जो है आप 11वां भाव होता है, गुरु के अलग अलग जो मैंने बताया, जैसे धर्म के लिए वो 9वें भाव का कारक होता है। तो गुरु जो है यदि वक्री है किसी की कुंडली के अंदर, तो ये बात तो हो सकता है कि पूर्व जन्म के अंदर उनके कोई गुरु रहे हों, गुरु के साथ आप समझिए संबंध बहुत शायद अच्छे ना रहे हों, इस प्रकार की भी संभावनाएं हो सकती हैं। ईश्वर ने एक मौका दोबारा दिया है कि आप इस जन्म के अंदर गुरु की सेवा करें, गुरु से ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। तो ये एक हो सकता है। इसी प्रकार से गुरु बाकी जितने भी ये जो कारक हैं जिन जिन चीज़ों का, उन सब के लिए एक मौका प्रदान करता है कि आप इस जीवन के अंदर जो है आप अपना मिशन को पूरा करिए। हालांकि गुरु जहाँ वक्री होता है, ऐसे इंसान क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर वो उन्होंने कुछ हो सकता है कुछ साधना की हो, किसी गुरु को धारण किया हो, और मैंने जैसा कहा हो सकता है कि गुरु का उतना आदर ना कर पाए हों जितना होना चाहिए, तो थोड़ा सा अहम आता है। ऐसा लगता है उनको इस जीवन के अंदर कि शायद मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं, हो सकता है। और उनको आसानी से वो किसी को गुरु एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको गुरु के गुण हर आदमी में वो या कुछ आदमियों के अंदर वैसे नज़र नहीं आते हैं जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि वो खुद काफ़ी ज्ञानी हैं, खुद पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए इस जीवन में आपको एक दोबारा से मौका दिया है कि आप और पढ़ें और ज्ञान अर्जन करें, गुरु की सेवा करें, ताकि आपका आध्यात्मिक कल्याण हो। क्या रेट्रोग्रेड गुरु कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है लोगों के लिए? हर ग्रह, हर वक्री ग्रह एक अपॉर्चुनिटी ही है। ईश्वर ने एक मौका दिया है कि उस ग्रह से संबंधित जो आपके मिशन पिछले जन्म में पूरे नहीं हुए, उनको इस जन्म में पूरा कर लिया जाए। ये ईश्वर ने मौका दिया है। जैसे कि अगर बुध वक्री है, तो इसका मतलब बुद्धि में
मतलब ये कि आदमी में और ज़्यादा अहम आ जाता है कई बार, उससे ये लगता है कि मैं काफ़ी बुद्धिमान हूँ। इस प्रकार हो सकता है, संभावनाएं हैं इस प्रकार की, क्योंकि ज्योतिष तो एक संभावना का विषय है। किसी बात को आप पूरी तरह 100% आप ये नहीं कह सकते। ये ग्रह की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान जो है ये मौका देता है, हर ग्रह, जो कोई भी ग्रह आप ले लीजिए, चाहे वो शुक्र हो, शनि हो, कि आपको एक मौका दिया है कि आपके जो अधूरे मिशन हैं, अधूरी आपकी इच्छाएं हैं, उनको इस जीवन में आप पूरा करें। ओके, अगले ग्रह पे चलते हैं सर। शुक्र, वीनस अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो क्या इसका मतलब है? देखिए, जब वीनस जो है यानी शुक्र जब कभी वक्री हो, ऐसी स्थिति में कोई भी जातक जो है वह किसी के ऊपर और आसानी से किसी के ऊपर, मतलब विशेषकर जो अपोजिट सेक्स के जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर आसानी से विश्वास नहीं करता। थोड़ा सा कहीं हो सकता है, कहीं थोड़ा बहुत एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट में थोड़ी सी कमी हो सकती है, तो उसको बार बार उसको कंफर्मेशन रिकन्फर्मेशन करने की चाहत हो सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। दूसरा, संबंध जो हैं वो कभी भी ऑन फेस वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ये नहीं है कि किसी से अगर बात हुई तो ये लगा कि हाँ बिल्कुल उसके साथ ही हो गए या उसके जैसी ही बात हो गई, अंतरंग मित्रता हो गई। नहीं, मतलब ये है कि वो उसके बारे में कई बार उसके बाद विचार करते हैं, पुनर्विचार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो यानी कि ये मेरा कहने का मतलब ये है कि वह किसी भी संबंध को आसानी से सतही तौर पर उसको नहीं स्वीकारते हैं। वक्री शुक्र क्या दिखाता है हमारी पास्ट लाइफ के बारे में? देखिए, जैसा अभी मैंने कहा है कि वक्रित्व जो गुण है, यानी कि रिट्रोग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट का जो ये मोशन होता है, असल में यह ये शो करता है कि पिछले जन्म के अंदर जो कारकत्व हैं वीनस के, शुक्र के, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ कमियां रह गई हैं। कुछ इस प्रकार की, चाहे वो संबंधों की बात हो, चाहे वो आप एस्थेटिक सेंस की बात हो, ब्यूटी की बात है, या कुछ इस प्रकार का कोई, मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं जैसे परफ्यूम्स का, ज्वेलरी का, इस तरह की आइटम्स का कोई काम धंधा करते हो, उसके अंदर जितनी वो चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, उतनी सक्सेस नहीं हो पाई। तो वो सारे एक भगवान मौका देता है कि चलिए कोई बात नहीं, पिछले जन्म में नहीं हुआ, इस बार आपको दोबारा मौका देते हैं, आप करिए। या संबंध आपके पिछले जन्म में बहुत अच्छे नहीं थे, कम से कम इस जन्म में तो सुधार लीजिए, करिए आप उसको। तो ये ईश्वर एक मौका देता है, मैंने बोला। क्या सर ऐसा भी होता है कि जब वक्री शुक्र होता है कुंडली में, तो इसका एक कनेक्शन पास्ट लाइफ से ये भी हो सकता है कि हम उस जीवन में, पिछले जीवन में लग्जरी बहुत भोगना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भोग नहीं पाए, तो इस जन्म में हम उस तरफ आगे बढ़ें? सत्य है, बिल्कुल सच बात है ये, क्योंकि शुक्र, मैंने बताया अब, ये जो है कारक जो इन चीज़ों का है, और उसमें लग्जरी भी एक है, कन्वेंस है। लग्जरी का मतलब मकान, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, कन्वेंस, पैसा, धन दौलत, ये सब लग्जरी में आता है। और पिछले जन्म में शायद उतना नहीं हुआ, भगवान मौका दे रहा है, तो अवेल करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। अगला ग्रह सर वक्री मंगल है। वक्री मंगल कुंडली में क्या दिखाता है? देखिए, मंगल जो कारक है वह भूमि का भी होता है, वह पराक्रम का भी होता है, भाइयों का भी होता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप ये देखें कि कई बार, जैसे भाइयों का मैंने बताया कि भाई बचपन के अंदर बहुत अच्छे उनके संबंध रहे हों, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए, समय के अनुसार संबंधों में वो नीरसता आ गई, खटास हो गई, भाई सारे अलग अलग हो गए, और वो मधुरता या उस प्रकार का कोहेजन इन द फैमिली नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए। ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। दूसरी बात यह कि वक्री मंगल के जो लोग हैं, असल में इस प्रकार की भी संभावनाएं हो सकती हैं कि जब वो प्रॉपर्टी खरीदें, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, उसके कागज जरूर वो देखभाल, ढंग से देखभाल कर लें कि कहीं उस डील के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अंदर कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अंदर टाइटल जो है वो कहीं डिस्प्यूटेड तो नहीं है। मान लीजिए कहीं किसी ने बयाना दे दिया, एडवांस दे दिया, और बाद में पता लगा अरे यार तो प्रॉपर्टी तो ये फ्रॉड है, ये बाद में पता लगा। इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। जब कभी भी मंगल वक्री हो कुंडली के अंदर, तो हो सकता है इस प्रकार की चीजें हो।
ये एक जनरल बात कह रहा हूँ, क्योंकि सभी के साथ ऐसा हो ये बात नहीं है, लेकिन संभावनाएं इस प्रकार की हो सकती हैं। इसी प्रकार से या आप समझिए कि जैसे कोई आदमी मैंने बताया है कि ये पराक्रम का भी एक ग्रह है। बहुत से आपके साथ जो लोग जैसे सेना में जो लोग होते हैं, या कहीं आप प्राइवेट आर्मी जैसे हो सकती है कोई, कि पीछे लोग हैं आपके साथ, समाज के अंदर पता लगा कि 50 आदमी हैं, लेकिन वो आदमी शुरू में तो लगता है, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो छिटकते हुए चले जाते हैं। बाद में पता लगा कि अकेले ही खड़े हैं, झंडा लेके, कोई है ही नहीं पीछे। तो ये भी एक कारण हो जाता है। पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन होता है वक्री मंगल का? मतलब पिछले जन्म के अंदर हो सकता है कि वो मतलब भगवान ने उनको एक मौका दिया हो कि वो अच्छा, वो पराक्रम हो, अच्छी प्रॉपर्टी हो, भाई बहन ठीक ठाक हों, और इसके साथ साथ उनके पीछे जो है फॉलोअर्स अच्छे खासे हों। इस प्रकार की संभावना हो सकती हैं। ओके, अगले ग्रह पे चलते हैं, शनिदेव। अगर शनिदेव वक्री हो जाए? देखिए, अगर शनि जो है ये सेवा का कारक है, ये बिजनेस का, प्रोफेशन का भी कारक होता है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर किसी की कुंडली में है, तो पहली बात तो ये कि जब वो काम अपना कोई आदमी शुरू करेगा तो वो बहुत बढ़िया ढंग से लंबे चौड़ा, मतलब अगर उसे ऑफिस चाहिए तो बड़ा ऑफिस चाहिए। अच्छा। सब चीज़ चाहिए तो बड़ी चाहिए, दिखावे वाली चाहिए, सब कुछ मतलब देखने में बहुत बढ़िया लगे, मशीनरीज बहुत बढ़िया हो, सब कुछ हो, लोग जो है, जो वर्कर्स हैं, अपने हिसाब से वो करना चाहेगा। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कुछ कारण ऐसे बनते हुए चले जाते हैं कि जो लेबर है, जो वर्क फोर्स है, वो धीरे धीरे एक एक करके वो छोड़ते हुए चले जाते हैं, छोड़ते हुए चले जाते हैं। एक और भी इसका एक कारण होता है कि ऐसा आदमी किसी पर, अपने वर्कर पर आसानी से विश्वास नहीं करता। उसको ये लगता है ये काम, मैंने सारा काम बांट दिया 50 लोगों के अंदर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैंने कर दिया, पर ये काम उतना ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इससे बढ़िया तो मैं ही कर लूँगा, फिर इनकी ज़रूरत ही क्या है, निकाल दो। इस प्रकार की प्रवृत्ति कई बार ऐसी हो जाती है कि वक्री जब शनि हो, ऐसी स्थिति के अंदर आदमी जो है, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कई बार ट्रस्ट की कमी नहीं हो पाती, और उनको अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास होता है कि इससे बढ़िया काम तो मैं ही कर सकता हूँ, और वो मेहनती भी होते हैं। वो फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री के अंदर ही 10-10 घंटे खड़ा होकर काम कर सकता है, इतनी उसके अंदर काबिलियत होती है। यानी कि वो अपने ऊपर विश्वास करता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये, और वो कार्य क्षेत्र के अंदर वो सक्सेसफुल, शुरू के अंदर तो आप समझिए कि वो बहुत बढ़िया प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग उनकी ज़बरदस्त होती है। कभी भी किसी काम अगर करेंगे, जब कभी आप देखिए जिनकी कुंडली के अंदर शनि वक्री होता है, वो स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया होती है उनकी। मैनेजमेंट में हमेशा वो ऐसा करेंगे, जो स्वॉट एनालिसिस मैनेजमेंट में होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। अगर ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे, और हर प्रकार का मैनेजमेंट जो है, चाहे मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, हर प्रकार का मैनेजमेंट भी वो करते हैं। लेकिन मैंने जैसा बताया कि शुरुआत, पहली बात तो ये प्लानिंग जिनकी होती है, उसमें आधे लोग तो सिर्फ प्लानिंग ही कर पाते हैं, शुरू नहीं कर पाते। जिनका शुरू हो जाता है, वो शुरू में तो खैर बहुत बढ़िया करते हैं, बाद में धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति भी होती है। और जो वक्री शनि जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे जातक पिछले जन्म के अंदर वो बड़े मेहनती रहे हैं। मतलब आप समझिए, जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, दे हैव बीन वेरी लॉयल टू देयर प्रोफेशन। अपना काम बड़ी मेहनत से करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से, चाहे अपनी विश्वास की कमी के कारण, यानी एम्प्लॉयज़ के ऊपर विश्वास की कमी के कारण, या किसी और मैनेजमेंट में कहीं कमी के कारण, वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। इसलिए ईश्वर ने एक मौका दिया है कि चलिए इस जन्म में तो कम से कम एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बनिए, एक अच्छे आप मालिक बनिए, बिजनेस के अच्छा कारोबार करिए। बिल्कुल सर, अगर किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री हो, हमने पर्सनैलिटी वाइज और पास्ट लाइफ के थ्रू जानने की कोशिश करी कि वो लोग कैसे होते हैं। क्या वक्री ग्रहों का सक्सेस से, मनी से, स्टेटस से कोई संबंध है? क्या ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि कुंडली के अंदर वक्री कौन सा ग्रह है, पहली बात, कौन से भाव में है और किस राशि में है,
और फिर उसकी दशा क्या चल रही है और गोचर की क्या स्थिति है, इन सब के जो है सबको देखने के बाद ही किसी निश्चित रिजल्ट्स के ऊपर पहुंचा जा सकता है। उच्च वक्री और नीच वक्री का क्या मतलब है? दोनों देखिए कैसे क्या अलग है कि पहली बात तो ये कि वक्री जो ग्रह होते हैं उनके अंदर एक बल होता है जिसको हम चेष्टा बल कहते हैं। चेष्टा बल, 6 बल होते हैं, 6 प्रकार के बल होते हैं, उसके अंदर से एक बल होता है चेष्टा बल होता है, तो वो वक्रित्व के कारण जो है चेष्टा बल मिलता है। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ऊंच और नीच की बात है, देखिए जो ये वक्री जो प्लैनेट्स होते हैं, ये इनका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वक्रत्व मतलब आप जैसे कोई भी चीज़ अगर धीरे धीरे अगर चल रही है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, वक्री ग्रह ज़्यादा होता है उसका प्रभाव जो है, यानी इंटेंस उसका रिजल्ट होता है। अब बात आती है कि वह शुभ या अशुभ की बात है, उच्च या नीच की बात होती है। असल में अगर यदि उच्च ग्रह वक्री हो जाए तो वह नीच जैसे परिणाम देता है, उल्टा परिणाम देता है, और यदि नीच ग्रह हो तो वो जो है उच्च जैसे परिणाम देता है। मान लीजिए कि अगर मेष राशि के अंदर अगर शनि वक्री है तो नीच तो का हो गया। वो नीच का होते हुए लेकिन वक्री है तो वो उच्च के परिणाम देगा। अच्छा। यानी कि वो ऐसा मान के चलिए जैसे एज इफ इट इज इन तुला राशि। ओके ओके। और सर अगर स्व राशि में ही हो, शनि अगर स्व राशि में ही हो, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो साइन है, मतलब उस प्रकार के वो रिजल्ट देगा। आप समझिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लीजिए वो जो स्व राशि का है एक अच्छा है, मतलब अपने आप अगर वो मार्गी होता तो, लेकिन वक्री होने से उसकी शुभता में कमी आ जाती है। अच्छा अच्छा, तो मतलब एक तरफ तो स्व राशि में ग्रह अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर वो वक्री हो गया तो शुभता में कमी आ जाएगी। ओके सर, कुछ ऐसा भी होता है क्या कि जो वक्री ग्रह होते हैं जब उनकी दशा या महादशा आती है तब अलग परिणाम मिलते हैं, बजाय उसके जो ग्रह वक्री नहीं होते हैं उनकी महादशाएं आती बिल्कुल उसका प्रभाव होता है, 100% का प्रभाव होता है। और दूसरा एक और ये भी देखने की बात होती है कि यदि शुभ ग्रह पाप स्थान में वक्री हो जाए तो उनका परिणाम शुभ नहीं होता, और इसी प्रकार से यदि अशुभ ग्रह शुभ स्थान में वक्री हो तो भी है जो परिणाम शुभ नहीं होता। राहु केतु की जब हम कैलकुलेशन करते हैं सर, तो राहु केतु तो हर किसी की कुंडली में वक्री है, उनका वक्रत्व का कोई प्रभाव नहीं? जहां तक राहु केतु की बात है ये तो सदैव वक्री ही रहते हैं। सर जब हम पैदा होते हैं, जिस वक्त जिस क्षण हम इस दुनिया में आते हैं, उस वक्त जो भी ग्रहों की पोजीशनिंग होती है उसका स्नैपशॉट हमारी कुंडली होती है। मैंने ये हर ज्योतिषी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सत्य है। तो उस वक्त कोई ग्रह अगर वक्री चाल चल रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो जीवन भर ही रेट्रोग्रेड रहे, उसकी अवस्था तो बदलेगी ना, कुछ समय के लिए ही वो रेट्रोग्रेड रहेगा। तो उस वक्त के रेट्रोगेशन का असर मेरे जीवन पे पूरे जीवन भर कैसे पड़ रहा है? नहीं देखिए क्या है कि ग्रह क्या क्या प्रभावित करते हैं यह पता होना चाहिए। ग्रह आदमी के किसी भी जातक के स्वभाव को प्रभावित करते हैं, उसके भाग्य को प्रभावित करते हैं, दोनों चीजों को प्रभावित करते हैं। अब सवाल यह होता है कि प्रभाव उसका कब नजर आएगा। प्रभाव जो नजर आता है वो जब उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर में जो स्थिति होगी उससे उसका प्रभाव जो है वह नजर आएगा। ओके। एक और सवाल है सर वक्री ग्रहों को ही लेकर, कि जैसे अभी तक लोगों ने अपनी कुंडली में देख लिया होगा कि कौन कौन से ग्रह वक्री हैं, उनको पता चल गया होगा कि उसका मतलब क्या है। वक्री ग्रह क्या कभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं? किसी को आपने देखा हो कि बहुत सारे ग्रह उनकी कुंडली में वक्री हों और वो बड़ी अच्छी पावर पे, बड़ी अच्छी पोजीशनिंग पे पहुंच गए हों? हाँ बिल्कुल, मैंने अनेक कुंडलियां ऐसी देखी हैं जिसके अंदर देखिए क्या है, मैंने वक्री को खराब नहीं है, वक्री जो किसी कुंडली के अंदर होना कोई खराब स्थिति नहीं है। ये क्या है कि वक्री तो प्रभाव को वो कम या ज्यादा करता है। अगर किसी कुंडली के अंदर, जैसे मैंने कहा कि अगर नीच का ग्रह कोई वक्री है तो वह उच्च जैसे परिणाम देता है, तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, खराब कैसे होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कहीं कोई शुभ ग्रह शुभ स्थान पर अगर वक्री हो तो वह शुभ परिणाम देता है, तो अच्छा ही है।
तो इससे कोई प्रभावित नहीं होता कि आदमी का भाग्य प्रभावित मतलब वक्री होने का मतलब ये है कि एडवर्सली इफेक्ट होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। कुंडली में 6, 8, 12 जो 3 भाव होते हैं उनको ऋषि पराशर ने भी काल पुरुष की पीड़ा बताया है। तो अगर 6, 8, 12 में से किसी भी भाव में कोई रेट्रोग्रेड ग्रह हो जाए, उसका क्या कुछ अलग मतलब होता है या सेम परिणाम ही होते हैं जैसे बाकी घरों में होते हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि अभी मैं जैसे मैंने बोला है कि अगर जैसे पाप ग्रह पाप स्थान पर यदि वक्री हो जाए तो उसका पापत्व तो बढ़ जाता है। तो इसलिए मतलब ग्रहों का प्रभाव तो होगा ही अगर वक्री है तो, चाहे उन्हें शुभ ग्रह दृष्टि दे रहे हो फिर भी। नहीं देखिए, ये तो क्या है कि जब हम बात करते हैं पूरे के उसका पूरे नेचर ऑफ प्लैनेट, क्योंकि अगर हम प्रेडिक्टिव की बात करें तो हम बड़े अभी इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत मोटे तौर पर बात कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत मोटे तौर पर। लेकिन जब हम एक्चुअल प्रेडिक्शन की बात जब करते हैं उस समय बहुत सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। उसमें केवल हमें वक्री और मार्गी देखकर किसी बात का निर्णय करना वह ठीक नहीं है। कारण क्या है कि आप पहले तो ये देखें जैसे कि अब कोई भी ग्रह वो किस नक्षत्र के अंदर है, नक्षत्र में फिर किस चरण में है, क्योंकि वो चरण जो होगा वो नवांश को प्रभावित करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा ये कि फिर किसकी दशा चल रही है, महादशा किसकी है, अंतर्दशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, और गोचर में उस ग्रह की क्या स्थिति चल रही है, उसके बाद ही तो कोई परिणाम पे पहुंचेंगे। लेकिन केवल एक ग्रह को देखकर किसी का भविष्य फल बताना यह सही नहीं है। सर कुछ रेमेडीज भी होती हैं क्या कि अगर किसी के कुंडली में बुध वक्री है, बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, मंगल है, तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग रेमेडीज होती हैं क्या, करनी चाहिए? देखिए, रेमेडीज जो है यानी उपाय जिसको बोलते हैं, उपाय किस लिए किए जाते हैं? उपाय के दो चीजें होती हैं। एक तो उपाय उन ग्रहों का किया जाता है जो शुभ ग्रह हैं लेकिन बहुत बली नहीं हैं, उनको बली करने के लिए उपाय किए जाते हैं। और दूसरा जो अशुभ ग्रह हैं उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए जो है उपाय किए जाते हैं। और उपाय अनेक प्रकार के होते हैं। तो वक्री ग्रहों के हम उपाय नहीं करें? बिना कुंडली को देखे हुए जब तक ये ना हम जाने कि वही वो सही है, अगर प्रभाव शुभ है तो उपाय अगर वैसे ही बहुत अच्छा परिणाम है तो जरूरत क्या है? अगर शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है तो अननेसेसरी विटामिन B12 लेने की क्या जरूरत है, या B कॉम्प्लेक्स खाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। सर, वक्री ग्रहों का हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पर भी प्रभाव पड़ता है? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से इसका प्रभाव होता है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, फाइनेंस के लिए कौन कौन से ग्रह, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या कौन रिप्रेजेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल है। अब उसके लिए जैसे शनि भी हो सकता है, उसके लिए गुरु भी हो सकता है, बुध जो है बिजनेस का कारक होता है, व्यवसाय का कारक होता है। तो ये प्लैनेट्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए दूसरे घर के अंदर यदि कोई शुभ ग्रह अगर वक्री हो, शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो उसके परिणाम साधारण हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि ग्रह उसका द्वादश यानी कि लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस वो कहाँ पर बैठा है, उसके ऊपर बहुत निर्भर करेगा। अगर वो 11th में चला जाए, ये बहुत अच्छी स्थिति है कि जब 11वें भाव का स्वामी दूसरे में हो और दूसरे का स्वामी 11वें में हो, ये एक्सचेंज ऑफ सेकंड एंड 11th लॉर्ड जो होता है, यह धन की दृष्टिकोण से एक अच्छा एक योग है निश्चित रूप से। अब बात इसके ऊपर फिर निर्भर करेगी कि वो उनकी अवस्था क्या, उनका बल क्या है, वो किस नक्षत्र में है, वो शत्रु राशि है या उच्च के हैं, वो काफी उसके ऊपर निर्भर करता है। सेकंड और 11th के अलावा 5th एंड 8th का भी फाइनेंशियल स्टेटस, मनी गेन से संबंध होता है। इनमें ग्रहों का वक्री होना क्या बताता है? देखिए, ये जहां तक 5वें और 8वें घर की हम जनरल बात करते हैं तो 5वां घर जो है ये स्पेकुलेटिव गेन्स का होता है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह जो होती हैं, ये इस तरह का काम होता है। 8वां जो घर होता है वो अनअर्न्ड इनकम का होता है, जो पैसा कमाया नहीं पर पैसा मिल गया, जैसे लॉटरी का मिल गया या इनहेरिटेंस में मिल गया, बाप दादों से मिल गया। तो ये जो चीज़ है ये पैसा इस प्रकार का है। लेकिन अब इन घरों के अंदर जो अगर वक्री ग्रह है तो वक्री ग्रह मान लीजिए कौन सा ग्रह है पहली बात,
और दूसरी बात ये कि वे किस भाव में है, इस बात के ऊपर बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि ये साइंस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसके अंदर 12 ग्रह और 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं, यानी कि 108 पॉसिबिलिटीज तो वैसे हो जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि वक्री ग्रह जिनको सुन के, वक्रत्व का नाम सुनकर लोग अक्सर थोड़ा सा डर जाते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर आप समझ लें कि वो ग्रह आपसे क्या कह रहा है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इसमें घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। वह तो केवल एक ग्रह की स्थिति है, बल्कि उसको तो चेष्टा बल है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। उस बाकी ये है कि आप, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, भगवान ने मौका दिया है, उस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए इस जीवन के अंदर, अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, भौतिक रूप से तथा आध्यात्मिक रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। नमस्कार। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह वक्री है और किस हाउस में वक्री है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।